हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास में। कल की क्लास से रिलेटेड किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चुनाव सुधार से संबंधित और इलेक्शन के बारे में हम समझेंगे कि लोकतंत्र में इलेक्शन का क्या रोल है, और फिर हम समझेंगे कि इलेक्शन है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जानेंगे, और लास्ट में हम समझेंगे चुनाव सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि चुनाव सुधार के रिगार्डिंग कौन कौन से डिसीजन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और आगे इनमें और सुधार की क्या गुंजाइश है और सुधार कैसे किया जा सकता है ताकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन है वो अच्छे से कंडक्ट किए जा सकते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले चुनाव सुधारों के बारे में। हम समझेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला अपना टॉपिक यही है, लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका। रोल ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, ये आज का अपना पहला टॉपिक है और इसमें हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन है उनका क्या रोल है। तो देखिए इसमें कुछ 4-5 पॉइंट है उनको हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या है उसको भी हम समझेंगे। प्रतिनिधित्व इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में जो तमाम वर्गों के लोग हैं उन सभी लोगों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व होता है। व्यक्ति चाहे वो किसी भी उम्मीदवार को अपनी इच्छा अनुसार चुनकर संसद में या फिर आपके विधानसभा में भेज सकते हैं। तो इसका मतलब है सभी वर्गों के लोगों को डेमोक्रेसी में समान प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसा कि लोकतंत्र में है, जैसा कि राजतंत्र में होता था कि सभी लोगों को मतदान का अधिकार भी नहीं था और ना ही तमाम वर्गों के लोग हैं वो अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति विशेष को चुन करके जो आपके संस्थाएं हैं राजनीतिक जैसे संसद या विधानसभा वहाँ पे भेज सकते थे। ऐसा वहाँ पे नहीं देखने को मिलता था, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग से हो जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव है वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी उम्मीदवार का चुनाव कर सकते हैं और उनको संसद या विधानसभा में भेज सकते हैं। तो पहला इसका रोल ये है डेमोक्रेसी का, इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बीच में रिलेशन, जहाँ पे डेमोक्रेसी के होने पे इलेक्शन के माध्यम से सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व या फिर समान पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। दूसरा है राजनीतिक विविधता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टियों को हिस्सा लेने की छूट दी गई है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में ज़्यादातर देशों में अलग अलग जो पार्टीज है उनकी भूमिका देखने को मिलती है। अलग अलग जो रीजनल पार्टीज है वो भी बड़े स्तर पर राष्ट्रीय लेवल की नेशनल पार्टी बन सकती है और वो भी संसद में या फिर विधानसभा में जा सकती है। तो अलग अलग जो लेवल की जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका पार्टिसिपेशन है वो डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। ज़्यादातर कंट्रीज में जहाँ पे कोई एक विशेष जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसका वर्चस्व देखने को नहीं मिलता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। तो इसका मतलब है डेमोक्रेसी में विविधता देखने को मिलती है। किसी एक व्यक्ति विशेष है वो ज़्यादा पावर में नहीं आ पाता क्योंकि सभी लोगों को सभी पॉलिटिकल पार्टीज का समान पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंस रोल है डेमोक्रेसी में इलेक्शन का। तीसरे रोल की हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय या फिर सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय, तो देखिए सोशल जस्टिस क्या है?
सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि अगर लोकतंत्र होगा तो सभी लोगों को, समाज के तमाम वर्ग, चाहे अनुसूचित जाति के सदस्य हो, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो, या फिर दिव्यांगजन हो, जिनकी एज 18 ईयर से अधिक है, उन सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार रहेगा। मतलब उनको सोशल जस्टिस रहेगा, उनको सामाजिक न्याय प्राप्त होगा, वो अपनी इच्छानुसार किसी भी उम्मीदवार को चुन सकते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय है वो इलेक्शन के माध्यम से डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र में देखने को मिलता है। ये इसका इंपॉर्टेंस रोल है। अगली बात है आसानी से सत्ता परिवर्तन। आसानी से सत्ता परिवर्तन की स्वीकार्यता। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनका बारी बारी से क्रम के हिसाब से रूल देखने को मिलता है, रूलिंग पार्टी आती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जैसे कि जनरली अपने देश में क्या होता है कि किसी टाइम में ज़्यादातर है वो कांग्रेस सत्ता में देखने को मिलती है, और जब कांग्रेस अगर हार जाती है इलेक्शंस में तो आसानी से वो अपनी जो पावर है वो छोड़ देती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ हम इस इलेक्शन में हार गए हैं, और आसानी से पावर छोड़ने के बाद में जो पार्टी है जैसे बीजेपी है वो उनकी जगह फिर आ जाती है। ये फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ये इनका आना जाना लगा रहता है, ज़्यादातर कभी वो आती कभी जाती है। तो इससे जो सत्ता चेंज होती है, जो पावर सरकारों में चेंज होती है, उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। उनके बीच में किसी भी प्रकार का विरोधाभास या फिर जो टकराव है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये लोकतंत्र में इलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है, जो कि विशेष तौर से भारत में देखने को मिल रहा है। चाहे ईवीएम आए चाहे कुछ भी आए, यहाँ पे कोई भी जो रूलिंग पार्टी है वो आसानी से अपनी पावर छोड़ देती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि हम यहाँ पे इलेक्शन हार चुके हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इलेक्शन का डेमोक्रेसी में। तो ये 4 पॉइंट हमने समझे हैं, आसानी से सत्ता परिवर्तन की स्वीकार्यता। अगले पॉइंट को हम समझते हैं 5 नंबर, जवाबदेही और उत्तरदायित्व। जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व। तो देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनकर के संसद या फिर विधानसभा में भेजा है और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, उनकी आवाज को वो संसद में नहीं उठा रहा, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहा, उनकी शिकायतों पे ध्यान नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में फिर जब इलेक्शन के टाइम आएंगे, जैसे कि 5 साल बाद में जनरली देश में इलेक्शन देखने को मिलते हैं, तो जब अगली बार इलेक्शन होंगे तो उनको उस जो उन्होंने जो काम किया है, जो उनकी अनदेखी की है अपने जो वोटर्स की, उसका रिजल्ट है वो उनको अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें निश्चित रूप से देखने को मिलता है। फिर वो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले जो टूल्स है जहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके उम्मीदवारों की देखने को मिलती है, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हम अपने जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, उनकी शिकायतों को अगर संसद में नहीं उठाएंगे विधानसभा में, तो अगले टाइम में हमें हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी डर से वो फिर आपके जो उम्मीदवार है वो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं जनता के प्रति। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है किसका, चुनाव का डेमोक्रेसी में। अगली बात करें अपन 6 नंबर पॉइंट की, तो 6 नंबर पॉइंट है संवैधानिकता। संवैधानिकता तथा विश्वसनीयता। इसका मतलब यह है कि देश में जो इलेक्शन करवाने वाली जो संस्था है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में जिनके बारे में प्रोविजन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, जहां पे एक इलेक्शन कमिश्नर और उनके 2 सहयोगी जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी अपॉइंटेड की जाती है, उनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उनकी पावर्स के बारे में तमाम चीज़ें हैं वो इस आर्टिकल 324 में कही गई है। तो इसका मतलब यह है कि संविधान के द्वारा इनको दर्जा दिया गया है। ये एक संवैधानिक संस्थान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी की वजह से जो आम जनता है उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में विश्वास बना रहता है और वो लोग हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेशन कर पाते हैं, भागीदारी निभा पाते हैं और ये संस्थान है वो अच्छे से कंटिन्यू अपना काम है कर पाती है और जनता में विश्वास बनाए रखती है। तो ये इसकी संवैधानिकता के कारण इसकी विश्वसनीयता है वो लोगों में बनी रहती है। इसीलिए लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी बातों को मानते हैं, उनकी जो आचार संहिता है उनको भी उम्मीदवार है वो मानते हैं, तमाम चीज़ें माननी पड़ती है। तो ये है आपके डेमोक्रेसी में इलेक्शन का रोल। लोकतंत्र में किस प्रकार से चुनाव है वो अपनी भूमिका निभाते हैं, उनका क्या रोल होता है, इसके रिगार्डिंग हमने तमाम ये बिंदु है, पॉइंट है वो समझने की कोशिश की है। एक बार वापस हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने समझा है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब है सभी वर्गों के लोग हैं उनको, जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव है, 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, वो सभी वर्गों के, चाहिए SC ST OBC जनरल दिव्यांगजन, सभी लोग हैं वो लोकतंत्र में समान भागीदारी कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कैंडिडेट का इलेक्शन करके उनको संसद या विधानसभा में भेज सकते हैं। दूसरा हमने समझा राजनीतिक विविधता। मतलब इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में जनरली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, उसकी वजह से देश में जो विविधता है बनी रहती है। सभी जो रीजनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी सत्ता में पावर्स में आने का मौका मिलता है और देश में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो पावर है वो नहीं रहता है, ताकि वो सत्तारूढ़ या फिर एक प्रकार से जिसको कहे कि निरंकुश पॉलिटिकल पार्टी ना बन जाए, उसका ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे राजनीतिक विविधता बनी रहती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तीसरा हमने समझा सामाजिक न्याय या फिर सोशल जस्टिस। इसका मतलब यही है कि समाज के सभी वर्गों को यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने का, एक उम्मीदवार के रूप में चुनने का भी अधिकार है और वो स्वयं भी एक नेता है वो बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है जैसा कि राजतंत्र में होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चुनाव के द्वारा कोई व्यक्ति विशेष है वो सरकार में आ सकता है, सत्ता में आ सकता है, वो सांसद बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सोशल जस्टिस का प्रोविजन भी किया गया है। अगली बात है आसानी से सत्ता परिवर्तन की स्वीकार्यता। मतलब यहाँ पे जो रूलिंग पार्टीज है वो आसानी से अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है डेमोक्रेसी में और उसकी वजह से टकराव देखने को नहीं मिलता है और ये जो पावर चेंजिंग का जो आसानी वाला तरीका है ये बना रहता है और इससे शांति देश में बनी रहती है। अगला हमने समझा इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट है जवाबदेहिता तथा उत्तरदायित्व। मतलब कि जो भी उम्मीदवार है जिसको जनता ने चुना है वो जनता के प्रति वो व्यक्ति विशेष है, जो नेता है वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि जनता ने हमें इलेक्ट किया है और अगर जनता की बातों को नहीं सुनेंगे, उनकी बातों को अनसुनी करेंगे तो आगे आने वाले इलेक्शंस है उसमें उन्हें हार का सामना करने पड़ेगा। इसी डर से वो रेस्पॉन्सिबल बने रहते हैं। अगला है संवैधानिकता तथा विश्वसनीयता। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थान है जिसके बारे में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में किया गया है। तो इसको पावर दी गई है, इसके बारे में जनता को भी पता है और सरकार के प्रति जनता का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति जनता का जो विश्वास है वो संवैधानिकता के कारण बना रहता है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तमाम जो जरूरी निर्देश है,
जो डायरेक्शंस है वो भी जो आपके उम्मीदवार है उनको भी माननी कंपलसरी रहती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने देखा है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन के बारे में समझा है, इलेक्शन का क्या रोल है। अब हम समझते हैं इलेक्शन या फिर निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन, इस पॉइंट पे हम समझेंगे कि इलेक्शन किस प्रकार से होता है। हम डिस्कस कर रहे थे निर्वाचन या फिर इलेक्शन के बारे में। तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई है, जिसके बारे में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 324 में किया गया है, और इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि एक इलेक्शन कमिश्नर होंगे और दो उनके सहयोगी इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, और इनके बारे में जो पावर्स है वो उनके बारे में कहा गया है आर्टिकल 324 के अंदर। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किन किन लोगों का या फिर किन किन संस्थाओं का चुनाव करवाता है, तो इनमें सबसे पहले है भारत के राष्ट्रपति, अगले है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा है आपका लोकसभा। इन तीनों के इलेक्शन है वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे होते हैं, इनके बारे में हम जो 7 यूनिट थी जिसमें हमने डिटेल से समझा है कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रकार से होता है, जिसमें जो राज्यों के जो एमएलएज हैं वो भी पार्टिसिपेशन करते हैं, और हमने समझा कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में है वो केवल इलेक्टेड मेंबर है, जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि है वो ही पार्टिसिपेशन करते हैं संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से। मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, शामिल नहीं होते। और राज्यों के जो आपके विधायक है और राज्यों के जो चुने हुए विधायक है वो भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा राष्ट्रपति के रिगार्डिंग, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य। फिर हमने समझा कि जो राज्यों के निर्वाचित विधायक, जो एमएलएज है, जो कि इलेक्टेड है, निर्वाचित विधायक, ये दो जो लोग हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स है, नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते, और जो राज्यों के जो विधानमंडल है वहाँ के जो इलेक्टेड एमएलएज है वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के रिगार्डिंग हमने डिटेल से समझा है कि कैसे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। फिर हमने संसद में जो लोकसभा है उसका इलेक्शन है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है, जो आपके एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका डायरेक्ट इलेक्शन है वो जनता के द्वारा किया जाता है। ये हमने तमाम चीज़ें हैं वो 7 यूनिट में समझी है। तो ये ईसीआई के बारे में हमने समझा है, ये एक संवैधानिक संस्थान है जिसके बारे में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में किया गया है। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के इलेक्शन करवाए जाते हैं, कंडक्ट। और राष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे होते हैं, उपराष्ट्रपति के कैसे होते हैं, लोकसभा के कैसे होते हैं, राज्यसभा के कैसे होते हैं, तमाम चीज़ें हैं वो 7 यूनिट में हम समझ चुके हैं। अब बात करें आगे, तो अब जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो आपके स्थानीय स्वशासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें आपके अगर बात करें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है,
उनके बारे में, जो कि आपके रूरल एरियाज के आपके स्वशासन के बारे में बात करता है। और दूसरा हमने समझा नगर पालिकाओं का प्रोविजन, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इसके रिगार्डिंग जो आपके नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, राज्य का जो आपका निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा यहाँ के इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। जो आपके सरपंच है या फिर जिनको प्रधान भी कहा जाता है, इनके इलेक्शन है वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग है, इनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें हमने समझा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाओं के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब आगे हम समझते हैं चुनाव सुधार। अगले टॉपिक में हम समझेंगे चुनाव सुधार। इलेक्शन रिफॉर्म्स, चुनाव में सुधार है वो किस प्रकार से हुए, और आगे फ्यूचर में, भविष्य में चुनाव के सुधारों के लिए कौन कौन से प्रयास है वो किए जा सकते हैं, वो इस वाले टॉपिक में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, चुनाव सुधार के लिए वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में 90 में एक कमिटी बनी थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इन्होंने कुछ सुधारों के लिए सरकार को रिकमेंड किया था, सरकार को कुछ सिफारिशें की थी, सरकार ने फिर उनको लागू भी किया कुछ को। तो ये पहली जो कमेटी है वो है आपके दिनेश गोस्वामी कमेटी, जो कि वर्ष 1990 में कंडक्ट की गई थी। दूसरा इसके लिए प्रयास किया गया था इंद्रजीत कमेटी के द्वारा, जो कि 1998 में बनी थी इंद्रजीत कमेटी। अब ये दो जो कमिटीज थी, ये आपके जो चुनाव सुधार है, इलेक्शन रिफॉर्म्स है, उससे रिलेटेड है। दिनेश गोस्वामी कमेटी वर्ष 1990, इंद्रजीत कमेटी वर्ष 1998। इन्होंने कुछ अपनी सिफारिशें सरकार को दी, सरकार ने उनकी कुछ सिफारिशें मानी भी थी और उनको लागू भी किया। उन्हीं के परिणाम स्वरूप अभी जो हमें देखने को मिलते हैं कुछ जरूरी सुधार, जिसमें आपका सबसे पहला है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले बैलेट पेपर के द्वारा जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाए जाते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, किंतु अभी ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इनका प्रचलन देखने को मिलता है। उसकी वजह से जो वोटों की गिनती है, काउंटिंग है, वो आसानी से हो पाती है और जो रिजल्ट है वो जल्दी निकल पाते हैं, और इनकी विश्वसनीयता है वो बनी हुई है। कुछ काफ़ी बार है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इनको लेकर के कुछ इश्यूज है वो उठाती है, रेज करती है, किंतु अभी भी अगर बाकी कंट्रीज की तुलना की जाए तो उनकी तुलना में भारत में ईवीएम है वो अच्छे से अपना विश्वास बनाए रखी है और अच्छे से काम करने में सफल रही है। अभी इसके बाद में अगर बात किया जाए तो दूसरा सुधार है वो नोटा का देखने को मिला है। ओके, ठीक है। फिर यहाँ हम दूसरा जो रिफॉर्म है इलेक्शन से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है नोटा। नोटा का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपने ईवीएम सभी विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से देखी होगी, जैसे कि यहाँ पे उम्मीदवार फर्स्ट है, कैंडिडेट्स यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है और यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ पे लास्ट में नोटा का ऑप्शन रहता है। और यहाँ पे जो चुनाव चिन्ह है वो यहाँ पे दर्शाए जाते हैं ईवीएम में। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों ने वोट किया होगा जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव है। तो जो ईवीएम है उसका कुछ प्रारूप है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसी ईवीएम में जो आपके एक नोटा का ऑप्शन रहता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष इन पांचों कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट का भी चुनाव नहीं करना चाहता, इन पांचों में से कोई भी कैंडिडेट किसी भी व्यक्ति को अगर पसंद नहीं आए, तो इसमें से फिर वो नोटा के बटन को प्रेस करके ये जाहिर कर सकता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मेरी इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी में जो जितने भी कैंडिडेट है चुनाव में
उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, उनमें से मैं किसी को भी पसंद नहीं करता हूं। तो ये इसका मतलब ये होता है कि अपनी नापसंदगी को जाहिर करना, उसको जाहिर करना, उसको प्रदर्शित करना। तो ये नोटा का मतलब ये होता है। तो इसका प्रचलन शुरू हुआ, काफ़ी लोगों ने नोटा है उसको इसके बारे में नोटा के लिए काफ़ी लोगों ने जो इंटरेस्ट है वो दिखाया, और काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला कि जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे किसी कैंडिडेट को मिलने वाले वोट से ज़्यादा नोटा को वोट मिल रहे हैं। इसका मतलब जाहिर सा ये है कि नोटा को अगर किसी भी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक भी उम्मीदवार है वो नागरिकों के लिए उनकी पसंदीदा का नहीं है, उनके लिए दूसरा उम्मीदवार है वो यहाँ पे इलेक्शन के रूप में वापस खड़ा होना चाहिए। किंतु ये केवल एक लीपापोती के समान, केवल एक खोखली किताब के समान काम कर रहा है नोटा, क्योंकि वास्तविकता में इसका कोई भी मीनिंग्स नहीं निकल पा रहा है। इसमें केवल वोट है, वो कोई भी जो नागरिक है वो अपनी नापसंदगी को जाहिर कर सकता है यहाँ पे नोटा के द्वारा, किंतु इस पे कोई एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। अगर किसी भी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट नोटा को मिल रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी एक भी कैंडिडेट है वो जनता की इच्छाओं के अनुसार यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में नहीं है। तो इस कंडीशन में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दूसरा उम्मीदवार है, इन पांचों के अलावा इनको रिजेक्ट करके दूसरा उम्मीदवार है, वो नए 5 उम्मीदवार है वो चुनावों में उतारने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। काफ़ी जो अभी नए ही जो इलेक्शन हुए वहाँ पे ऐसा देखने को मिला है। इसका मतलब है नोटा का कोई भी मीनिंग है वो अभी तक नहीं निकल पा रहा है, ये केवल एक खोखली लीपापोती की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किंतु ये भी एक सुधार है जनता की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को जानने के लिए। अगली अगर रिफॉर्म की बात की जाए तो वो है वीवीपैट, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये वीवीपैट का फुल फॉर्म है। ये क्या होती है? ये इसी ईवीएम के पास में एक मशीन लगी होती है ऐसी, और इस मशीन में ऐसे एक यहाँ पे एक स्क्रीन सी होती है छोटी सी, और उस नीचे यहाँ पे एक पर्ची है, वो इस मशीन में गिर जाती है टूट करके। जब भी आपने वोट किया है, निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों ने देखा होगा। तो ये वीवीपैट वाली मशीन इसी ईवीएम मशीन के साथ में जुड़ी रहती है, और ये क्या काम करती है कि जो ईवीएम में जिस भी बटन को प्रेस किया है, जिस भी कैंडिडेट को किसी मतदाता ने चुना है, वोट किया है यहाँ पे, उस वोट को वेरीफाई करने का काम करती है ये वीवीपैट। क्योंकि जिस भी उम्मीदवार को वोट किया है उसकी वोटिंग वाली जो पर्ची है वो इस वीवीपैट में देखने को मिलती है कुछ सेकंड के लिए, और जब वो कुछ सेकंड के बाद दिख जाती है और फिर वो टूट करके उस मशीन में गिर जाती है, अलग हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो इससे कंफर्म हो जाता है, कोई भी मतदाता संतुष्टि कर सकता है कि मैंने जिस भी उम्मीदवार को चुना है, वोट किया है, वो सही उम्मीदवार के पास गया है। तो ये इसको वेरीफाई करने के लिए वीवीपैट है वो एक अच्छा टूल्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया गया था, और ये एक अच्छे से काम भी कर रहा है। किंतु अभी हाल ही में कुछ जो आपके रूलिंग पार्टीज है और जो अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने कुछ अपने इश्यूज रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी जैसे दोबारा किसी उम्मीदवार को आशंका रही कि मेरे साथ चुनाव में धांधलेबाजी हुई है, मैं इस हार से संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपने वोटों की वापस रिकाउंटिंग करवाना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में जो वीवीपैट के तमाम जो पर्ची है, अब सोचिए आप सभी कि वीवीपैट में कितनी पर्चियां आई होगी, मतलब जितनी बार इस ईवीएम पे जो आपके मतदाता है, वोटर से उन्होंने वोट को बटन को प्रेस किया है, वोट दिया है, उतनी ही पर्चियां इस वीवीपैट में देखने को मिलती है। तो अगर इतनी पर्चियों की वापस रिकाउंटिंग करवाई जाएगी तो कितना समय व्यर्थ होगा, तो इससे फिर रिजल्ट वापस जो रिजल्ट आएंगे उसमें काफ़ी टाइम है वो खर्च होगा और उसमें देरी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि वीवीपैट के जो तमाम पर्चीज है, जितनी बार इलेक्शन के जो वोट्स है और जो वीवीपैट के वोट्स है, उन सभी को काउंट नहीं किया जाए,
रेंडमली जो जितने भी आपके निर्वाचन क्षेत्र है किसी भी उम्मीदवार के, उसमें से 5 या 10 निर्वाचन क्षेत्रों की रेंडमली वीवीपैट की मशीन की जो पर्चियां है और ईवीएम के जो वोट है उन दोनों की तुलना की जाए, उन दोनों का मिलान किया जाए। अगर उन पांचों में अगर समानता देखने को मिलती है, जितने वोट ईवीएम में देखने को मिलते हैं उतनी पर्चियां वीवीपैट में देखने को मिलती है, इसका मतलब है कोई भी धांधलेबाजी नहीं है, मतलब कि ईवीएम और वोटिंग मशीन है वो आपकी अच्छे से काम कर रही है। तो उससे फिर उम्मीदवार है वो अपनी संतुष्टि दर्ज कर सकता है और संतुष्ट हो सकता है उसकी संतुष्टि के लिए। किंतु इसकी जो रिकाउंटिंग के लिए जो जितनी भी जो खर्च आएगा वो उस उम्मीदवार पे वहन करना होगा, अगर वो उस कंडीशन में हार जाता है दोबारा भी। किंतु अगर वो जीत जाता है तो फिर सरकार के द्वारा सारा खर्च है वो वहन किया जाएगा। ये तमाम जो सुधार है वो हमने वीवीपैट के रिगार्डिंग समझे हैं। वीवीपैट निश्चित रूप से ईवीएम के साथ अटैच एक अच्छा टूल्स है जिसके द्वारा इसकी जो सही है या फिर गलत है इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे अगर अपन चुनाव रिफॉर्म की बात करें तो वो है चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि जो कि चुनाव आचार संहिता 7 यूनिट में भी हमने समझा था क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो कि किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन के टाइम पीरियड में मानना कंपलसरी रहता है, ये होते हैं आपके चुनाव आचार संहिता। अब चुनाव आचार संहिता है ये भी उम्मीदवारों पे नकेश रखने के लिए, उन पे दबाव डालने के लिए ये एक अच्छा टूल्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये भी एक सुधारों में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जितनी आसानी से चुनाव आचार संहिता या फिर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाएगा, उतने ही बेहतर तरीके से चुनाव के रिजल्ट है उनमें पारदर्शिता देखने को मिलेगी और लोगों का विश्वास है वो भी देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो बूथ कैप्चरिंग होती थी जो आपके 1990 के ईयर्स में देखने को मिल रही है। पहले जैसा फिल्मों में आप सभी विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से देखा होगा कि जब भी इलेक्शन हो रहे थे वहां का जो दबंग व्यक्ति है वो अपने गुंडों को वहां भेजता है जहां इलेक्शन हो रहे हैं उस निर्वाचन क्षेत्र पे, और वहां की जो, क्योंकि वहां पे पहले जो बैलेट पेपर है उससे इलेक्शन होते थे, ईवीएम जैसा सिस्टम ना नहीं था, तो वो फिर उन पर्चियों को इधर उधर कर देते थे अपनी दादागिरी से, तो उसको कहा जाता था बूथ कैप्चरिंग। कैप्चर कर लेते थे उस पे जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है उस पे जो गुंडे लोग हैं वो कंट्रोल कर लेते थे। इसकी वजह से फिर जो चुनाव के रिजल्ट है उनमें धांधलेबाजी देखने को मिलती थी। किंतु इस पे काफी कुछ कंट्रोल है वो कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी एक अच्छा रिफॉर्म्स है वो देखने को मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो चुनाव सुधारों के रिगार्डिंग ये तमाम चीजें देखने को मिली है। बूथ कैप्चरिंग अब लगभग समाप्ति के दौर पे है, कहीं भी अब ऐसा सिस्टम नहीं है क्योंकि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, और लोकतंत्र की मजबूती के कारण ये तमाम जो चीजें थी जो कि पहले 1990 के दशक में देखने को मिलती थी वो समाप्ति के दौर में है। ये चुनाव सुधार हमने समझे। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने को मिली है, पहले बैलेट पेपर पर्चियों से होता था और अब मशीन से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि टाइमिंग जो काउंटिंग में जो टाइमिंग है वो कम लग रही है, और जो मतदाता है उनको भी काफ़ी सहूलियत देखने को मिलती है, उनमें प्रोत्साहन देखने को मिलता है मशीन के प्रति कि मशीन से वोट करेंगे तो काफ़ी उनमें रुझान होता है। शुरुआती तौर में जब नई नई मशीन आई थी तो काफ़ी मतदाता उत्सुक थे, किंतु अभी उत्सुकता समाप्त हो चुकी, क्योंकि निश्चित रूप से नई चीज़ों की मानव स्वभाव है कि उत्सुकता रहती है। फिर हमने नोटा के बारे में समझा था। नोटा का प्रोविजन किया गया है जहाँ पे कोई भी मतदाता है वो अपनी असंतुष्टि उम्मीदवारों के प्रति दर्ज करवा सकता है। फिर हमने वीवीपैट के बारे में समझा। फिर हमने
तो हम यहाँ पे ये समझ रहे थे, हमने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में समझा, फिर जो बूथ कैप्चरिंग का सिस्टम था उस पर भी रोक लगाम देखने को मिली है। तो ये तमाम चीज़ें इलेक्शन के रिफॉर्म के रिगार्डिंग हमने समझी है। इनमें भविष्य में ऐसे कौन से सुधार किए जा सकते हैं जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको और मजबूत बनाया जा सकता है, चुनावों में पारदर्शिता है वो और ज़्यादा लाई जा सकती है, अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। इसके लिए प्रयास ये हो सकता है कि जो चुनाव आचार संहिता है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में इतनी पावर रहे कि वो जिस व्यक्ति ने इस चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, वॉयलेशन किया है, उसको दंड या फिर सजा दे सके। तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए चुनाव आचार संहिता को पावरफुल बनाया जाना चाहिए, चुनाव आचार संहिता के रिगार्डिंग। और फिर जो हमने समझा है कि उम्मीदवारों को जो सीमा दी गई है पैसे खर्च करने की इलेक्शन में, उस लिमिटेशंस पर रोक लगानी चाहिए और उस पर सख्ती की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। या फिर इसमें यह भी सुधार किया जा सकता है कि जो लिमिट रखी गई है पैसे खर्च करने की, उस लिमिट को या तो उसी सीमा तक रखा जाए या फिर सरकार है उसके द्वारा पैसे है वो दिए जाने चाहिए। एक फिक्स लिमिट है जो पैसे खर्च करने की, वो सरकार के द्वारा रखी गई है, किंतु अभी भी सख्ती से इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ये कर सकती है कि जो उम्मीदवारों के लिए जो पैसे खर्च करने की लिमिट है वो सरकार के द्वारा ही पैसे खर्च किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे ये लगाम लग सकती है, इस पे सुधार हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में ये पैसों का अंधाधुंध पर्याप्त यूज हो रहा है इलेक्शंस में, और उसकी वजह से ये अपराधीकरण है वो पॉलिटिक में, राजनीति में अपराधीकरण देखने को मिल रहा है। अपराधी लोग हैं वो संसद में पहुंच रहे हैं। संसद में जो अभी पिछले वाली जो संसद थी उसमें देखा गया, लोकसभा में, पिछले वाली लोकसभा में, कि लगभग 12 से 15% जो सदस्य है उन पे अपराधीकरण के केस के मामले हैं वो लंबित है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग भी संसद में पहुंच रहे हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, जिन पे किसी ना किसी तरह का केस है, मुकदमा चल रहा है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए। देश में आपराधिक लोगों को राजनीतिक संस्थाओं में भेजने से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब जल्दी से जल्दी जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो सरकार गठित करे, और तुरंत जो जिन लोगों पे आपके आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं और वो राजनीति में आने का सोच रहे हैं और या फिर पहले से पहुंचे हुए हैं, उनके जो मुकदमे हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए उन पे, और जो भी फैसला है उसके खिलाफ इनका डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो ये सुधार है वो भविष्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग किए जा सकते हैं, ताकि जो इलेक्शन है वो बेहतर तरीके से कंडक्ट हो सके। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग तमाम जो टॉपिक्स है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आज की क्लास में हमने चुनाव सुधारों से संबंधित सबसे पहले समझा है कि इलेक्शन का डेमोक्रेसी में क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल है, वो हमने समझा। चुनावों की लोकतंत्र में भूमिका, उसके रिगार्डिंग 6 से 7 जो पॉइंट है वो हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने समझा था कि इलेक्शन है वो किस प्रकार से होते हैं, उसकी प्रोसेस है वो 7 यूनिट में डिटेल से हम समझ चुके हैं। हमने यहाँ पे समझा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा कौन कौन से ऐसे व्यक्ति विशेष और संस्थान हैं जिनका इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। उसमें हमने आर्टिकल 324 के रिगार्डिंग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के जो सदन है उनके इलेक्शन के बारे में समझा है। फिर हमने जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, उसके बारे में हमने समझा कि जो आपके 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो स्थानीय स्वशासन, जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, उसके लिए ग्राम पंचायत जहाँ पे सरपंच या प्रधान होते हैं, पंचायत समिति जहाँ पे आपके प्रधान होते हैं उनको भी प्रधान कहा जाता है, और जो जिला परिषद है जहाँ पे आपके जिला प्रमुख होते हैं उनके इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। जबकि सिटी वाले एरियाज में जो आपका रूरल लोकल प्रशासन है, वहाँ पे जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो प्रमुख लोग होते हैं उनके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट या फिर राज्य के निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा निश्चित टाइम पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। फिर हमने लास्ट वाले टॉपिक में समझा है कि ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म है जो कि आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग किए गए हैं,
जहाँ पे पहले जो बैलेट पेपर से जो इलेक्शन कंडक्ट होते थे, वहाँ पे अब ईवीएम का प्रचलन देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में वीवीपैट है, उसका प्रचलन भी हमें तेजी से देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ईवीएम और वीवीपैट दोनों को डिस्पैच किया गया है, उसकी वजह से दोनों में जो डिफरेंस है या फिर समानता है, उसके आधार पर चेक किया जा सकता है कि ईवीएम अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं कर पा रही है। फिर हमने नोटा के बारे में समझा, चुनाव आचार संहिता के रिगार्डिंग समझा, जो राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है उस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपके चुनावी सुधार या फिर जो चुनाव आयोग है उसके रिगार्डिंग समझी है। तो यहाँ तक जो आपकी 8 यूनिट है वो समाप्त हो चुकी है। इसमें हमने तमाम जो टॉपिक्स है वो अच्छे से डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को 8 यूनिट, जिसका नाम था भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, हमने पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उसके रिगार्डिंग समझा है। अब हम नई जो आपकी यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और शुरुआत करेंगे हम 5th यूनिट से, 5वीं जो आपकी यूनिट है उससे, इकाई 5, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सिलेबस की यूनिट 5 की, यूनिट 5 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे, इस यूनिट का नाम है, उसी को समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। यूनिट 5 है आपके सिलेबस की, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मतलब है कि एक देश के अन्य देशों के साथ में राजनीतिक, आर्थिक तथा जो सामाजिक संबंध है उन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत है, अब भारत के पास में जो पड़ोसी देश है, जैसे आपके पाकिस्तान हो गया, इधर जैसे चाइना हो गया, इधर जैसे रसिया हो गया यहाँ पे, अब इधर जैसे आगे बात करें तो ये आपका यूएसए हो गया, इधर अगर बात करें तो अफ्रीका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो तमाम जो भारत के जो पड़ोसी और जो दूर के देश हैं उनके साथ में भारत के किस प्रकार के संबंध है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के यूएसए, अमेरिका के साथ किस प्रकार के संबंध है। अमेरिका की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके बीच में किस प्रकार से संबंध है। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है और यूएसए की आर्थिक व्यवस्था है, उनके बीच में व्यापार के दृष्टिकोण से क्या रिलेशन है। भारत की जो आपके सामाजिक स्थिति है, सोशल कंडीशन है, भारत की जो सांस्कृतिक कंडीशन है, भारत का पहनावा, खान पान, ये पारिवारिक कंडीशन, ये भारत में किस प्रकार से है, और यूएसए में जो खान पान, पहनावा और जो फैमिली की कंडीशन है वो किस प्रकार से है। ये तमाम चीजें हम अगर दूसरे देशों के रिगार्डिंग समझे तो वो ही आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। इस मैप से आप सभी विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे, ये हमने भारत का एक कच्चा मानचित्र बनाया है। यहाँ पे हमने समझा है कि भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ भारत के कैसे रिलेशन है। जैसे कि चाइना के साथ में काफ़ी रुखीले या फिर कुछ कमज़ोर संबंध है वो भारत के दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भारत की जो बाउंड्री है उस पर घुसपैठ देखने को मिलता है चीन की तरफ से। तो इसकी वजह से भारत और चाइना के संबंध है वो भी काफ़ी रुखीले और गर्म भरे स्वभाव है। ये इस कंडीशन से हम दोनों के जो संबंध है, रिलेशन है, उनका पता लगा सकते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान की रिलेशन की अगर बात करें तो जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन देखने को मिला है 1947 से, तब से भारत और पाकिस्तान में जो सांप्रदायिक मतभेद है उसकी भावना बढ़ी है। उसको मुस्लिम देश का दर्जा दिया गया और भारत को हिंदू देश का दर्जा दिया गया। उसकी वजह से सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट हुआ और उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो भी काफ़ी खराब दिखे होते हैं। काफ़ी अगर समझा जाए तो अभी तक इनमें कुछ सुधार नहीं हो पाए हैं,
क्योंकि दोनों है वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अगर बात की जाए भारत और अमेरिका के संबंधों की, इनको हम डिटेल से समझेंगे, एक एक कंट्री के साथ किस प्रकार के संबंध है वो एक एग्जाम्पल से इंट्रोडक्शन के रूप में हम समझ रहे हैं। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप है, वो यूएसए के नए राष्ट्रपति के रूप में उनका इलेक्शन हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है जो अभी नए बने हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो काफी पहले से काफी अच्छे रिलेशन बने हुए थे। उनकी वजह से दोनों देशों के बीच में रिलेशन है वो भी काफी अच्छे बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जो देशों के जो राजनेताओं के बीच में किस प्रकार से रिलेशन बने हुए हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि उन देशों के बीच में किस प्रकार के रिलेशन रहेंगे। उन देशों की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे यूएसए और भारत की मल्टीनेशनल कंपनी, उनके बीच में किस प्रकार के रिलेशन रहेंगे। तो ये तमाम चीजें जिसमें किसी एक देश की जो कल्चरल कंडीशन है, सांस्कृतिक जो दशाएं हैं, वो दूसरे देश की सांस्कृतिक दशाओं से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये हम इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में समझ रहे थे। जैसे हमने जो भारत का एक कच्चा मानचित्र बनाया है, भारत के जो पड़ोसी देश है, जो अदर कंट्रीज है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है कि एक देश के दूसरे देशों के साथ जो सोशल रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है, जो कल्चरल रिलेशन है, इन तमाम रिलेशन के बारे में अगर एक साथ में अगर स्टडी की जाए तो उसको इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के नाम से जाना जाता है। और इसी यूनिट में हम समझेंगे भारत के जो तमाम पड़ोसी देश है उनके साथ में किस प्रकार के संबंध है। भारत के जो आपके इंटरनेशनल जो संस्थान है, जैसे कि यूएन है, WTO है, जो आपके WHO है, उनके रिगार्डिंग किस प्रकार के भारत के संबंध है, उनके बारे में भी हम इस वाले यूनिट में समझेंगे। तो तमाम चीजें हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में समझेंगे। उम्मीद है बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब अगर बात करें, हम शुरुआत करें पहले चैप्टर से, तो पहले चैप्टर का नाम है 5 यूनिट का अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम। ये हम समझ चुके हैं और शुरुआत की है हमने 5 यूनिट के बारे में। और ये 5 यूनिट एक बार आपको दिखाते हैं 5 यूनिट के बारे में हम। ये देखिए, ये अच्छा सा जो हमारे कंटेंट राइटर है उन्होंने आपके लिए एक अच्छा सा मानचित्र बनाया है ताकि विद्यार्थियों को आसानी से समझ आ सके। तो ये इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उनके बारे में आप सभी विद्यार्थी इस मैप से, इस फोटो से अच्छे से समझ सकते हैं शायद। जैसे कि ये ग्लोब देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और इस ग्लोब में आप देख पा रहे होंगे कि इस ग्लोब में जो अलग अलग कंट्रीज के जो फ्लैग है, अलग अलग कंट्रीज के जो ट्रेडिशंस है, अलग अलग कंट्रीज के जो कल्चरल जो रिलेशंस है उनके बारे में देखा जा रहा है कि कहीं पे जैसे यहाँ पे प्रेम विवाह का संबंध मामला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खान पान के बारे में डिस्कशन हो रही है यहाँ पे। तो तमाम चीजें हैं वो ग्लोब में जितने भी कंट्रीज है एक दूसरे से जुड़े हुए, उनके बारे में जो रिलेशंस है वो यहाँ इस इमेज में देखने को मिल रहे हैं, और इसी के बारे में हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे।
अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम 5 यूनिट का पहला चैप्टर है। इसका मतलब यह है, इंग्लिश में अगर बात करें तो अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सिंपल सा मतलब यह है कि अलग अलग देशों के साथ जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनकी स्टडी करने के जो तरीके हैं, वो तरीके कौन कौन से हैं, वो सिद्धांत कौन कौन से हैं जिनके आधार पर किसी एक कंट्री के रिलेशन दूसरे कंट्री के रिलेशन के साथ जान सके। तो यहाँ पे कुछ 4-5 जो सिद्धांत है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला जो आपका सिद्धांत है वो है आपका आदर्शवादी उपागम। उपागम का मतलब है अप्रोचेस, मतलब तरीका, जिसके आधार पर एक देश के जो संबंध है वो दूसरे देश के साथ किस प्रकार से वो पता लगाया जा सके। तो पहला है आपका आदर्शवादी उपागम, मतलब आदर्शवादी तरीका। तो इसमें कहा गया है कि विश्व की 2 प्रमुख घटनाएं, जैसे कि अमेरिकी क्रांति जो कि आपका 1776 में कंडक्ट हुई थी, और दूसरा है फ्रांस की क्रांति, जिसके बारे में आप सभी विद्यार्थियों ने निश्चित रूप से समझा होगा, जो कि 1789 में हुई थी। इन दोनों क्रांतियों की प्रेरणा से पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ये आपके आदर्शवादी जो तरीका है इसके बारे में डेवलपमेंट हुआ, जिसमें हमें ये पता चला कि आदर्शवाद का जो तरीका है जिसके आधार पर 2 देशों के जो रिलेशन है उनका पता लगाया जा सकता है। तो ये आदर्शवाद का तरीका है जिसकी प्रेरणा 1776 की जो अमेरिकी क्रांति है और 1779 की जो 89 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे प्रेरणा या फिर मोटिवेशन देखने को मिला। अब इसके जो कुछ जो आपके राजनीतिक कार्य है जो कि इस सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं वो कौन कौन है, उनमें आपके बर्नार्ड रसल, वुडरो विल्सन और बटनफील्ड, ये आपके 3-4 जो प्रमुख समर्थक है जो कि इस सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं, जिसका नाम है आपका आदर्शवादी सिद्धांत। अब इसमें और क्या कहा गया है, इनका मानना है कि पूरा विश्व ऐसा हो जहां युद्ध का कोई स्थान ना हो तथा विश्व अहिंसा व नैतिकता के मार्ग पर चले। ये जो समर्थक है जिनमें मैंने अभी बताया है आपको, बर्नार्ड रसल, वुडरो विल्सन और बटनफील्ड, इन्होंने कहा है कि आदर्शवाद में ऐसा होना चाहिए कि जो देश के अलग अलग जो विश्व के कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज, उन कंट्रीज में किसी भी प्रकार का कोई वार ना हो, कोई भी युद्ध ना हो, वहां पे शांति बनी रहनी चाहिए, वहां के लोगों के बीच में हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा बनी रहनी चाहिए, और लोग हैं वो नैतिकता के आधार पर काम करते रहे, मतलब सही क्या है गलत क्या है इसका केवल उनको पता रहे, और किसी भी प्रकार की जो आपके हिंसा है या फिर जो युद्ध है वो नहीं होने चाहिए। तो इसके बारे में इन्होंने एक्सेप्ट किया है आपके आदर्शवादी सिद्धांत के जो समर्थक है उन्होंने। अब आगे हम समझते हैं इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं, मतलब इस सिद्धांत में, और जो इस सिद्धांत के जो समर्थक है उन्होंने कौन कौन सी बातें हैं उनको एक्सेप्ट किया है। तो उसमें इन्होंने कहा है कि मानव स्वभाव बहुत अच्छा व सहयोगी प्रवृत्ति का होता है, मतलब यह है कि मानव है वो काफी सहयोगी और अच्छे सिद्धांतों वाला होता है, और मानव है वो एक अच्छा होता है, मतलब जन्मजात मानव है उसमें अच्छी अवधारणाएं रहती है और सहयोग की भावना बनी रहती है। उसके आधार पर मानव है वो युद्ध नहीं कर सकता, वो हिंसा नहीं कर सकता। पहली बात, पहली मान्यता इस आदर्शवाद के सिद्धांत की ये है। ये वीडियो प्रॉब्लम नहीं, ओके ठीक है ठीक है। दूसरा है युद्ध अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे खराब पहलू है, और जो इस सिद्धांत के जो समर्थक है उन्होंने ये कहा है कि युद्ध है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे खराब पहलू है, युद्ध होने ही नहीं चाहिए, युद्ध तो पूर्ण रूप से समाप्त होने चाहिए, क्योंकि युद्ध होते हैं उसकी वजह से जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो बिगड़ते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में जो युद्ध की जो एक मामला देखने को मिलता है ये सबसे खराब मामला है। तीसरी बात इन्होंने कही पूरे विश्व में इस प्रकार जो संगठित रखना होगा कि युद्ध पर विराम लग सके। इन्होंने तीसरी बात इस सिद्धांत के जो समर्थक है उन्होंने ये कही है कि पूरे विश्व के लोगों को आपस में इस प्रकार से सहयोग से और संगठित रूप से रहना होगा
मिलजुल करके, ताकि पूरे विश्व में जो युद्ध है होते रहते हैं, जैसे अभी रसिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर देखने को मिल रहा है, तो ये युद्ध है उन पे पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इसके लिए पूरे जो आपके विश्व के कंट्रीज है, जो तमाम जो लोग हैं, उनको आपस में मिलजुल के रहना होगा ताकि युद्ध पे रोक लगाई जा सके। आगे है, युद्ध रोकने के लिए हमें संस्थागत सुधारों पर ध्यान देना होगा। अगली इनकी मान्यता यह है, इस सिद्धांत के जो समर्थक है उनकी मान्यता यह है कि हमें युद्ध रोकने के लिए जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके संस्थान है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, इस प्रकार के जो आपके संस्थान हैं उनमें सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि इस प्रकार से संस्थान और जो आपके ट्रीटी वगैरह बनाई गई है, जो पॉलिसीज हैं, उनमें अगर अपन सुधार करेंगे और सख्ती से अगर इन सुधारों को लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से विभिन्न देशों के बीच में जो वॉर देखने को मिलता है उस पर रोक लगाई जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में अगर अभी यूएन इतना पावरफुल होता कि इस वॉर में अगर अच्छे से दखल अंदाजी कर पाता, यूएन को इतना पावरफुल बनाया जाए, तो फिर ये जो वॉर है वो होता ही नहीं। कहीं ना कहीं इसमें यूएन अगर पूरी पावर के साथ दखल अंदाजी करता, अपनी पूरी पावर लगाता, तो युद्ध है वो जो अभी रसिया यूक्रेन के बीच देखने को मिल रहा है वो कभी का समाप्त हो जाता। लेकिन ये छिटपुट रूप से अभी भी चल रहा है। तो इसका मामला ये है कि इन्होंने कहा है, इस सिद्धांत के समर्थक लोगों ने, कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें इस प्रकार से हमें सुधार करने की जरूरत है कि जो वॉर है, छोटे मोटे जो एक देश के दूसरे देशों के साथ जो छिटपुट वॉर देखने को मिलते हैं युद्ध, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो पाए। अगले इसके बारे में हम समझते हैं कि इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसके जो सिद्धांत है, इसके कुछ फीचर्स है, इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो इसमें नैतिक मूल्य पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मानव है उसको केवल सही और गलत के बारे में पता होना चाहिए, उसको हिंसा नहीं अपनानी चाहिए, वॉर नहीं करने चाहिए। तो इसमें केवल नैतिक मूल्य पर जोर दिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि नैतिकता से काम नहीं चलता है। प्रत्येक जो राष्ट्र है वो सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों को महत्व देता है, ना कि नैतिकता को। अगर राष्ट्रीय हितों में उसको कमी नजर आती है तो वो अपनी नैतिकता का पतन भी कर सकता है। तो ये इसका पहली इसके बारे में विशेषता में पॉइंट कहा गया है कि इस वाले सिद्धांत के रिगार्डिंग नैतिक जो मूल्य है, जो एथिक्स के मामले है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है। दूसरा है शांति व नैतिकता पर आधारित विश्व सरकार की कल्पना। इसके जो समर्थक हैं उन्होंने शांति और नैतिकता पर आधारित जो गवर्नमेंट है, जो कि विश्व लेवल पे, उसके बारे में कहा गया है। तो ये दूसरी बात इसमें कही गई है। और तीसरी बात इसमें ये कही गई है कि पूरे विश्व में हथियारों की होड़ को समाप्त करने पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया है कि वॉर है वो नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी भी कंट्री के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, और जो हथियार है वो पूर्ण रूप से समाप्त होने चाहिए। जबकि वास्तविकता यह है कि अभी जिन कंट्रीज के पास में परमाणु हथियार अवेलेबल है वो अपने हथियारों को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि हम इससे भी अधिक जो पावरफुल जो वेपन्स है उनको डेवलप करें। तो इसकी वजह से फिर हथियार है वो समाप्त नहीं हो पा रहे। जो ट्रीटीज बनी हुई है वेपन्स के रिगार्डिंग इंटरनेशनल लेवल पे, वो ट्रीटीज को कोई मानने को स्वीकार ही नहीं है। कोई कंट्री है वो अपने अधिकारों को छोड़ ही नहीं रहा है, वो अपने जो परमाणु हथियार है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अगली इसकी विशेषता है कि राज्य किसी भी प्रकार के युद्धों की देर न होकर के मानव सहयोग और कल्याण की देर है। मतलब जन्मजात, अगर जैसे भारत और पाकिस्तान है जो दो कंट्री है, पड़ोसी देश है, जन्मजात इनके बीच में किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी। ये केवल पार्टिसिपेशन के बाद में जो आपके सांप्रदायिकता है उसके डेवलपमेंट के कारण ही दोनों देशों के बीच में दुश्मनी है, जो मन मुटाव की भावना वो देखने को मिलती है। मतलब कि राज्य है वो जन्मजात दुश्मन नहीं होते, वहां के जो मनुष्य है उनमें जो एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग होती है उसी के कारण वो दुश्मन बन बैठते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हमने इस सिद्धांत की देखी है। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। गलत बात है सर। हाँ
आप सर का ध्यान भटकाने की कोशिश करो।